हेलो दोस्तों। हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। ये 51st क्वेश्चन है 2024 पीसीएस प्रीलिम्स का। ठीक है। इसमें पहली स्टेटमेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये पॉपुलराइज किया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अवर कॉमन फ्यूचर करके रिपोर्ट आई थी। उसके बाद ही सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इस पे डिस्कशन और ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में हुए थे। और ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ है ना, ये प्रीवियस ईयर है, 2019 में भी पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन। ये रोम क्लब ने रिलीज की है। ठीक है। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट्स। ब्रंटलैंड रिपोर्ट का वो अवर कॉमन फीचर किसी को भी पता है तो उससे ये हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद यार ये लास्ट ईयर इन्होंने डे वाला पता नहीं अलग ही कुछ किया था। बट इसमें यार इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है, उससे मैंने ये सोचा था कि हालांकि कभी कभी होता है ना कि आप कुछ और लॉजिक सोच के कभी सही हो जाता है, तो वही हुआ था। जैसे इसमें क्या था कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, मुझे लगा यार ये नॉर्दर्न उसमें हेमिस्फेयर में समर सोलिस्टिस के आसपास आता होगा, जून वून के आसपास। तो मिडिल ऑफ ईयर में आ रहा है, तो मिडिल ऑफ ईयर में अगर कोई चीज़ आ रही है तो बीच में रहेगी वो, है ना, अरेंजमेंट में। वो ना तो लास्ट में रहेगी ना तो शुरू में रहेगी। तो उस लॉजिक से ये बी आंसर आ गया था, क्योंकि फोर मिडिल में इसी में है, इन दोनों ऑप्शन में लास्ट में है और इनमें एकदम पहले है। क्योंकि डे ऑफ लाइट वो वहां से अंदाजा लगाया था कि मिडिल में होता है ये। ऐसे ही कोई भी डे है, जैसे और भी डे को अरेंज कराएं, तो उसमें एक भी डे पता है आपको ना, और उसकी वो पता है कि किस डेट पे है, मिडिल में है, लास्ट में है, दिसंबर के आसपास है या जनवरी के आसपास है। दिसंबर के आसपास है तो लास्ट में रहेगा वो अरेंजमेंट में, जनवरी के आसपास है तो पहले रहेगा। उस लॉजिक से आप कर सकते हो और भी क्वेश्चन। ठीक है। अब ये पहली बात तो ये है, इसमें फेमस फेमस नाम दीपा कर्माकर, ये आपने सुने ही होंगे, इंडियन जिमनास्ट थी जो, है ना। और देव पटेल तो भाई स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी थी उसमें थे। अगर आपको फिर भी नहीं पता ये, तो फिर मैंने बोला था ना कि जब कुछ नहीं आता तो ये ट्रिक लगाइए कि इसमें देखिए पहले वाले कॉलम में तीन तीन कॉमन है तो इन पे गोला कर लीजिए, इसमें एक एक कॉमन इस पे गोला कर लीजिए, इसमें दो दो कॉमन इस पे कर लीजिए, और इसमें फोर फोर पे। सबसे ज्यादा गोले किस में हुए, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन किस में है, बी में, तो बी आंसर। ठीक है। बट ये बिल्कुल लास्ट में है, मतलब लॉजिक, नॉलेज, ट्रिक, एवरीथिंग, सर हर एवरीथिंग यू हैव ट्राइड, उसके बाद ये ट्रिक है, मतलब लॉजिक नहीं है। एंड आई डू नॉट एग्री विद इट, बट कुछ लोग ने बताया मुझे तो मैंने सोचा बता देता हूँ। 54th क्वेश्चन जो है, उसमें क्या है कि अभी देखिए इसमें लॉजिक लगेगा कि भाई सिंगापुर इमर्ज हुआ है। ठीक है, पहली बात तो हमें पता है कि मॉरिशस में वो राउंड ट्रिपिंग वगैरह होती थी, तो उसकी वजह से वो, मतलब वो हो रहा था, उस पर डिबेट वगैरह चलते थे कि इंडियंस ही हैं वो ब्लैक मनी को वहां से राउंड ट्रिप करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां का कम हुआ था। अब वो क्यों कम हुआ था, क्योंकि टैक्स ट्रीटी वगैरह में चेंजेस हुए थे वहां से कुछ। ठीक है। ये दोनों बातें उस पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाती हैं। अगर किसी ने जीएस पढ़ा है, और खास करके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए। तो उनको पहली जो स्टेटमेंट है, मान लीजिए सिंगापुर इमर्ज हुआ है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो देखिए, मॉरिशस के साथ टैक्स ट्रीटी हुई जिसके अमेंडमेंट की वजह से दूसरी जो कंट्रीज है वहां से सोर्स ऑफ एफडीआई बढ़ गया। और वो दूसरी कंट्री कौन सी है, सिंगापुर। दोनों आपस में कंपेटेबल है ना, एक दूसरे को आपस में जस्टिफाई कर रही है। ठीक है। तो ये सही है, इतना डीप में नहीं जाना है कि यार सिंगापुर चेंज कर दिया होगा या वो चेंज कर दिया होगा। इसमें देखिए R21 मेट और स्लैश मैट्रिक्स एम से ये तो पता चल गया कि मलेरिया की बात हो रही है। एम, ये कोड वर्ड्स इनसे ये निकालना सीखिए, ये बहुत फायदा करेंगे। मैट्रिक्स एम से मलेरिया हो गया। अब भारत बायोटेक ने किया है, सीरम ने किया है। आपको वैक्सीन का पता होगा कि वैक्सीन जो कोविड वाली बनी थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट बाहर के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वाले उसके साथ, एस्ट्राजेनेका के साथ कोलैबोरेशन करके वैक्सीन बनाई थी। भारत बायोटेक ने इंडिजिनस बनाई थी कोवैक्सीन, इन्होंने कोविडशील्ड बनाई थी। तो ये R21 मैट्रिक्स, ये जो वैक्सीन है ये इंटरनेशनल लेवल पे है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ही है जो कोलैबोरेट कर रहा है बाहर के साथ। तो वहां से आप सीरम इंस्टीट्यूट एलिमिनेट करके ला सकते हो, वरना दो में तो आप आ ही गए। अब ये देखिए, इसमें भी लॉजिक लगेगा। सिंपल सी बात है भाई, अवार्ड का नाम है अनसर्टेन। अनसर्टेन कैटेगरी मतलब उनको मिलता है जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक चीज नोटिस करिए, एक साइकोलॉजी लगाइए। केन्स फिल्म फेस्टिवल में कमर्शियल जो बॉलीवुड के एक्टर है वैसे ही जाने के लिए मरते रहते हैं। अगर, और ये कमर्शियल एक्ट्रेस हैं तीनों, ACD,
अगर इनमें से किसी को मिलता तो इंस्टाग्राम पे धूम मच जाती इनकी, या फिर सोशल मीडिया पे धूम मच जाती, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस की देखिए केन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, क्योंकि कमर्शियल एक्टर अपने आप को पॉपुलराइज करेगा अगर ऐसे कोई अवार्ड मिलता है ना। तो ये कोई ऐसा एक्टर है जो कमर्शियल नहीं है या जिसका हमने नाम नहीं सुना है। कियारा आडवाणी, उर्वशी रौतेला, इनको तो वैसे भी नहीं मिल सकता सी वाली को तो। शोभिता धूलिपाला, ये वो है जो साउथ में वो एक्टर हैं, उनसे इनकी शादी हुई है। तो और बाकी इनकी मूवीज भी हैं काफी, शोभिता धूलिपाला की। तो ये तीनों कमर्शियल एक्ट्रेस हैं, इनको नहीं मिलेगा तो किसको? अनुसुईया सेन गुप्ता। थोड़ा सा ये लॉजिक भी लगाना है। रुद्रा एम मिसाइल, पहले तो मैंने इसमें आपको बताया था कि कोई भी नॉलेज, जो बेसिक फैक्ट्स है, आपको पता है कि ज़्यादातर मिसाइल उड़ीसा वो चांदीपुर कोस्ट पे टेस्ट होती हैं, ठीक है। उसका रीजन भी होता है, उसका प्रॉपर रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्यों सारे इसरो की सैटेलाइट वहां से लॉन्च होती हैं, आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से, ये क्यों होती है यहाँ पे, है ना। उसमें फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान में भी होती है न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए, बट मोस्टली आप सुनोगे उड़ीसा में ही हो रही हैं, तो वहां से ये एलिमिनेट कर लोगे। दूसरा ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है कि भाई एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर बियॉन्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली जो होती है, वो आपको पता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली में अस्त्र सुना है हमने, अस्त्रा जो थी, है ना, बीवीआर जो होती है। तो ये रुद्र मैम तो नहीं होगी। और ज़्यादातर मिसाइलों का ये होता है कि जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, ग्राउंड टैंक्स वगैरह हैं, एंटी टैंक टाइप मिसाइलें जितनी भी होती हैं। तो एयर टू एयर में तो भाई प्लेन, एयर टू एयर मतलब प्लेन से छोड़ी जाएगी और प्लेन को ही नष्ट करेगी ऊपर ही। उसमें हमें एक ही एग्जाम्पल मिलता है बीवीआर में, अस्त्रा। तो ये रुद्र मैम नहीं सुना है, तो वहां से वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है भाई, इसमें देखिए लैंग्वेज यूज होगी आपकी, नाम आपको चलिए कोई नहीं पता है, लेकिन ये लुओंग कुओंग ऐसे नाम कहाँ सुने हैं? चाइनीज नाम टाइप लग रहा है ना आपको। एक ही कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, है ना, कल्चर सेम है, वियतनाम। तो बी का टू करेंगे आप, बी का टू किस में है? इसी में है, ठीक है। इसमें देखिए डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन में फॉसिल्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये फॉसिल्स वाला गलत, बाकी स्टेटमेंट को छोड़िए। जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ईस्टर्ली विंड, जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली विंड, ये जो एक एक वर्ड को गलत करा रहे हैं, है ना। और वर्ड उन्हीं को गलत करा रहे हैं जहाँ पे एंटोनिम्स भी अवेलेबल है इजीली, जैसे ईस्टर्ली, वेस्टर्ली का ईस्टर्ली अवेलेबल है। ऐसे ही वो भी चीज लुकअप कीजिएगा आप कोई भी क्वेश्चन में कि इसका कोई एंटोनिम तो नहीं रिप्लेस कर दिया इन्होंने। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है, एल्प्स, स्विट्जरलैंड से वो स्विस एल्प्स से पानी निकल के आता है, कौन सी बोतल होती है वो? हिमालयाज वाली। और वो विराट कोहली जो पीता है वो पानी, ठीक है। तो वहां से स्विट्जरलैंड से एल्प्स मैच कर दिया गया। मान लीजिए 2 3 आपको नहीं पता है, बल्गेरिया, बल्कान, इंडिया का सुनते हो ना, बल्कनाइजेशन करने वाला था माउंट बेटन, वो कौन सी रिपोर्ट थी, अगर वो एक्सेप्ट कर ली होती, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहाँ से बल्कनाइजेशन का मतलब भी जान लिया होता तो यार हेल्प हो जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ क्यूरियोसिटी से पढ़ने से बहुत हेल्प होती है। तो सी का 4 और बी का 1, इससे आंसर आ जाएगा। प्लांट, एनिमल, टेरेस्ट्रियल, बहुत सिंपल है। जॉइंट वेयर दिस नेक जॉइंस द हेड, मतलब वो पिविटल, पिवट मतलब क्या हिंदी में, जो इंग्लिश में है, जो भी थोड़ा बहुत आपने वेब सीरीज वगैरह देखी होगी या मूवी वगैरह यूट्यूब पे, पिवट क्या होता है? स्टार्टअप में यूज करते हैं, मतलब चेंज कर लेना अपनी डायरेक्शन को, अपनी स्ट्रेटजी को, या आप दूसरा अपना प्रोडक्ट चेंज कर लिया, पिवट। तो चेंज या मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, और ये नेक और हेड जॉइंट करते हैं, यहीं पे मूवमेंट होता है ना, हम अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकते हैं। तो वहां से वो लैंग्वेज से आप उसके मीनिंग से पिवट निकाल लेते, पिवटल जॉइंट्स। नाम से अगर नहीं भी पता है तो। डिजीज कॉजिंग पैथोजन, भाई रोगाणु लिखा हुआ है ना, हिंदी में देख लिया करो कभी कभी, रोगाणु उसमें साफ लिखा हुआ है। मिल्क अमल्शन, बहुत ही सिंपल, बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। बेकिंग सोडा, इनमें भी अगर नहीं पता है तो यार फिर तैयारी करने की जरूरत है। सीपीआर किसके लिए? सीपीआर मैंने बताया था ना, सेम ऑप्शन जो होते हैं, कार्डियोपल्मोनरी, सी और डी। ये रिवीजन जो है आर्टिफिशियल शब्द लगाया है, रिससिटेशन सीपीआर की फुल फॉर्म है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड परमिनरी वेन, एक ही एक्सेप्शन जो होता है, डायबिटीज पेनक्रियाज का है, ठीक है। इंसुलिन बनाना वो कर देता है ना, इंसुलिन कौन बनाता है? पेनक्रिया बनाता है ना। बहुत सिंपल, तो साइंस के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आए हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कैसे सॉल्व करनी है कि भाई एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उन्होंने दिया पहला हाफ यानी कि डी, अगर डिस्टेंस मान लेंगे पहला हाफ D/2,
तो V1 स्पीड है, V1 इंटू T1, दूसरा हाफ D/2, दूसरा हाफ भी D/2 होगा, V2 इंटू T2, टोटल डिस्टेंस D हो जाएगा ना, टोटल D/2 प्लस D/2 बाई T कैसे निकलेगा यहाँ से, टोटल टाइम T1 कैसे आएगा, D/2 V1 D/2 V2 T2 आ जाएगा, तो T1 प्लस T2 ये आराम से आ जाएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है स्पीड टाइम डिस्टेंस की तरह। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि भाई डैम की लेंथ पूछी हुई है, और पहली बात है यार, डैम की लेंथ आपने मीटर में सुनी होगी, है ना, कि 8600 मीटर हो गया या 8668 मीटर हो गया, ये 0.8 मतलब सेंटीमीटर में ले जा रहा है। और दूसरी बात मैंने बोला था आपको उस वाले में, बिहार के कंट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में, कि आप क्यों जानना चाहेंगे भाई डैम की लेंथ, या कौन बच्चा पढ़ता है डैम की लेंथ, लोकेशन फिर भी पढ़ लेगा, उसकी हाइड्रो पावर एनर्जी है वो पढ़ लेगा पर डैम की लेंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये एक साइकोलॉजिकल वो लगाना है आपको दिमाग इसमें। इन कंपैरिजन टू चाइना इंडिया हैज हाईएस्ट, ठीक है भाई, इंडिया लोकेशन हैज डाइवर्सिफाइड, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है, एग्रीकल्चर स्टेट है इंडिया, एग्रीकल्चर कंट्री है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, और याद करने का तरीका सीख लीजिए। देखिए मैंने कैसे याद किया था, ये कर्ण प्रयाग, यानी कर्ण क्या करता, दान, दान से क्या आता, पिंडदान, पिंडदान से पिंडर, ठीक है, कर्ण प्रयाग आ गया, कर्ण प्रयाग का क्या, पिंडर। ऐसे ही देव प्रयाग का क्या है भाई, देव प्रयाग का आपको पता है ना कि अलकनंदा भागीरथी मिलती है, वहीं से तो गंगा बनती है, देव प्रयाग से, मेन वाला प्रयाग जो है। उसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग कौन सा वाला है, अलकनंदा मंदाकिनी। ये मैंने ऐसे सोचा था कि रुद्र मतलब वो शिव से, और मंदाकिनी थोड़ा नाम मैच कर रहे थे, और एक नंद प्रयाग है वो नंदाकिनी होगी, ठीक है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंदाकिनी। धौली गंगा किसमें, वो विष्णु प्रयाग वाले में, विष्णु पुराण है तो धौली मतलब वो मैली करके, ऐसे करके कुछ ना कुछ एक्रोनिम बना के याद करो यार, ठीक है, तो आप उससे आ जाओगे। देव प्रयाग तो बहुत फेमस है, ए का 2 अगर आपने कर लिया तो आप बी डी में तो वैसे ही आ गए। वेस्टर्न यूरोप का क्लाइमेट, रेनफॉल हर मंथ में होता है, हल्का हल्का हल्का, है ना। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप लोकेटेड वेस्टर्ली, क्योंकि वेस्टर्ली है इसीलिए रेनफॉल हल्का हल्का होता रहता है, क्योंकि वेस्टर्ली वो मूविंग विंड्स हैं। कहीं ना कहीं वो रेनफॉल आते रहेंगे। इसमें देखिए वेस्ट टू ईस्ट करना है, हमें ये पता है। ये नाम नहीं सुने भी होंगे, 2 4 वाले नाम नहीं सुने, तो ये तो सुने ही होंगे 1 and 3 वाले, इन्हीं से आप लेके आ सकते हैं। हिंदू कुश जो है हिमालय है, काराकोरम वो जो हमारी ट्रांस हिमालयन वाली रेंज है, उनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, KLJ करके सीक्वेंस मैंने याद किया था। तो काराकोरम रेंज, और ये हिंदू कुश पहाड़ी कहाँ है, जहाँ से वो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर से आते थे जो इंट्रूडर्स थे उस टाइम पे, मिडेवल टाइम्स में, तो हिंदू कुश इसके बाद ही होगी, ठीक है, ईस्टर्न साइड में होगी, वेस्टर्न साइड में होगी, तो हिंदू कुश पहले आएगी, मतलब 3 वाला ऑप्शन 1 से पहले रहेगा। तो ऐसे वाले कौन सा वाला है जिसमें है 3 का ऑप्शन 1 से पहले रहेगा, ए में है, सी में है, और बी में है। अब उसके बाद ये देखिए 3 1 3 1, यानी कि ये सेम सेम सेम, तो ए सी में आ जाइए, अब इसी में आप फंसेंगे। 4 2 और 2 1, अब ए सी में आ गए, 50 50 में आ गए इसमें। अब इसके बाद थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा इसमें लक या फिर वो कह सकते हैं फ्लूक वगैरह लगेगा, क्योंकि 50 50 तक आ पाएगा इसमें ट्रिक वगैरह से। ये देखिए रिवर की डायरेक्शन, आपको कोई भी रिवर नहीं पता है ना, लेकिन आप मेकोंग रिवर, मैं बता रहा हूँ कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं इसमें, अगर एक भी चीज़ पता है ना आपको, पढ़िए, यानी कि उसी से ट्रिक लगेगी। मेकोंग रिवर जो है आपको पता है कहाँ से जाती है, ये म्यांमार और ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, और ये जगह साउथ चाइना सी में जाती है ऐसे, है ना। तो वो जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वाली डायरेक्शन, नहीं ये साउथ ईस्ट, ईस्ट से तो ये जो वेस्ट लिखा हुआ है वैसे ही गलत हो जाएगा, समझ रहे हो आप। कशगन फील्ड्स बहुत फेमस थे, कजाकिस्तान में ऑयल फील्ड है ये, है ना। INSTC की डिबेट चलती है तो वहाँ पे जैसे कैस्पियन सी के पास कि हाँ हमें ऑयल रिसोर्सेज मिलेंगे, तो वहाँ काशगान फील्ड्स के बारे में। बाकी इंडिया यहाँ पे अब जो ONGC विदेश है वहाँ पे स्टेक्स लेना चाह रहा था वो। मेडिटेरियन क्लाइमेट, विंटर सीजन में इनका वो होता है रेनफॉल, जो बाकी के होते हैं वहाँ समर सीजन में होता है, विंटर यूनिक है। और क्यों होता है, क्योंकि एयर प्रेशर बेल्ट या वेस्टर्ली वो शिफ्ट होते हैं उसकी वजह से, तो दोनों सही है, ठीक है, कुछ भी वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सैडिस्ट क्वेश्चन ही बनाया है, 1 2 क्वेश्चन तो इतने सैडिस्ट थे, देख के बड़ा अजीब लग रहा था। एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन गढ़चिरौली में, ठीक है, इसको फिर भी एलिमिनेट कर लोगे क्या, गढ़चिरौली में तो इतना नहीं है, अभी ये छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं बहुत सारे ऑपरेशन, इस बार भी ब्लैक फॉरेस्ट हुआ है, तो देख लेना भाई।
तो वहां से एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा वाला है, सबको ये सोचेंगे कोबरा इन्वॉल्व होगी सीआरपीएफ की, बट बीएसएफ इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन में, ठीक है। तो बहुत ही सैडिस्ट, मतलब एकदम चाह ही रहा था कि पता हो ये चीज करंट में। अभी देखिए प्रवाह, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। पहली बात तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये सारी चीजें जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, इनमें इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए तो मेन लॉन्चिंग और उसमें रहता है ना। दूसरी बात, जो दूसरी स्टेटमेंट है कि एरोडायनेमिक डिजाइन स्पेस व्हीकल रिक्वायर, ये इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर है, वो उसकी स्पेस व्हीकल की एरोडायनेमिक डिजाइन वगैरह उसी में हेल्प करेगा, उसके वैल्यूएशन में हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये रेंज गलत कर दी है इसकी। ऐसे असर्शन रीजन में सबसे पहले सर्च करा करो कि गलत कुछ मिल रहा है क्या, इलॉजिकल। अगर मिल रहा है तो तुरंत आपका काम हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक गलत मिल गई तो दूसरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे सेट है। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखिए कि दोनों स्टेटमेंट सही कह रही हैं, कुछ इलॉजिकल तो नहीं कह रही, तो दोनों सही हैं। कोहिमा पीस मेमोरियल, कोहिमा पीस मेमोरियल भाई किसने बनाया? साउथ कोरिया का क्या रोल भाई कोहिमा में? कौन आया था वर्ल्ड वॉर 2 में? जापान आया। तो इसलिए पीस मेमोरियल कौन बनाएगा? जापान बनाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत, एक ही ऑप्शन बताएगा, क्योंकि नीदर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये देखिए मोबिलिटी अरेंजमेंट स्कीम, मैंने बोला था ना कि दोनों आपस को स्ट्रेंथन कर रही हो तो स्टेटमेंट जनरली सही होती है। बायलेटरल फ्रेमवर्क इंडिया ऑस्ट्रेलिया, चलो ठीक है, हमें नहीं पता। अगली स्टेटमेंट देखो, विल बी ऑफर टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों, मतलब ये दूसरी स्टेटमेंट ने बता दिया कि भाई हाँ, पहली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोनों आप स्ट्रेंथन कर रही है। मैंने उस वाले में भी बताया था ये, बैरम खान वाले क्वेश्चन में। अब एक चीज देखिए कि ये जो इन दिस स्कीम इंडियन ग्रेजुएशन विल बी ऑफर टू लिव एंड वर्क इन, और 18 से 30 मतलब यंग एज वालों को, ताकि वहाँ पे जो भी ऐसे काम हैं एजुकेशन वाले फील्ड में, टीचर वगैरह के, कि ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते रहते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो स्टेटमेंट बनाई है, इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, इसमें कुछ गलत गड़बड़ी लग रही है। ऐसी भाषा तो आप पढ़ते हो करंट अफेयर में, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, और दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रही है स्टेटमेंट, तो दोनों सही है। अभी देखिए कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जितनी भी होती हैं, आपने WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होती है, वो 3-4 दिन चलती हैं, ये एक डेट को नहीं होती है। अगर कॉन्फ्रेंस होंगी तो ये 2-3 दिन तक होंगी। तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए कि कंस्टिट्यूट किया न्यूक्लियर, ये जनरल स्टेटमेंट है। एम्स ऑब्जेक्टिव जनरल स्टेटमेंट जनरली सही होती है, तो ठीक है। ठीक है, पिरुल लाओ पैसा पाओ, फॉरेस्ट फायर कहाँ हो रही है? हिमालयन स्टेट्स में होती है। उस टाइम पे उत्तराखंड में आग लगी हुई थी, करंट में बहुत रहा था, तो पॉसिबिलिटी है, सही है। करंट में अगर कोई चीज रही है उस टाइम के करंट में, तो सही है वो। संस्कृत, हाँ, ये वाली ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि जो भी होस्ट कंट्री होती है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेपाल का नाम पहले लिखा गया है, यानी कि होस्ट कंट्री है, तो न्यू दिल्ली में कैसे हो जाएगा? तो यहाँ से एलिमिनेट कर दो, दूसरा वाला सही होगा, नीदर के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ देखिए ल्यूपैक्स बहुत फेमस है, बहुत सालों से चल रहा है, इंडिया जापान पार्टनरशिप है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात कह रहा है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि जैक्सा लैंडर बना रहा है, इसरो ये चीज बना रहा है, रोवर लॉन्च, इतनी सारी स्टेटमेंट में से एक चेंज कर देगा ना तो आंसर, अगर उसे गलत कराना है तो पॉसिबिलिटी है गलत कराएगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं सारे ऑप्शन सही सही दे दे आप देख के पहचानने हैं, गलत कैसे कराएगा कि ये लॉन्च व्हीकल का वो चेंज कर देगा। H3 लॉन्च व्हीकल जैक्सा बना रहा है, ठीक है, एक रोवर लॉन्च व्हीकल या लैंडर, इसको इधर उधर करना है इसको, और वो कर दिया उसने, ठीक है। गलत कराने की साइकोलॉजी क्या है? एंटोनिम्स ढूंढेंगे, एक आध स्टेटमेंट को इधर उधर करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को गलत कराएंगे। अब ये देखिए, और मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि ये सारे करंट अफेयर जो है ना, ये मार्च अप्रैल यहाँ से उठा लिए, मार्च अप्रैल मई के आसपास से। तो उसमें एक चीज है कि कहीं एक जगह से इन्होंने उठाए हैं, एक एक महीने के। सिंपल सी बात है कि वो करंट अफेयर उठाने में हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में उठाए हैं, साफ साफ दिख रहा है स्टेटमेंट पढ़ के। ये GECP देखो, तमिलनाडु एंड इशूड दिस गाइडलाइंस 26 अप्रैल को, दिस गाइडलाइंस आर फोकस ऑन सेफगार्डिंग फिजिकल मेंटल वेलबींग। कुछ इसमें ऐसा गलत लग रहा है, और क्या अगर वो जानना भी चाहेगा तो ये इसमें हम हमें तमिलनाडु के बारे में क्यों जानना होगा भाई, हम यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स उठा के लिखी गई हैं सीधी सीधी, गलत नहीं कराया गया। ऐसे ये फ्लाई 91, ये कोई कमर्शियल रीजनल फ्लाइट है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट है भी नहीं, पता नहीं क्यों ही बनाया ये क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। तो थोड़ा तो वो सेंस होना चाहिए। न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया, इनॉग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी ऐसे उठा के डाल दिया गया है मार्च से। अब इसमें मतलब इसकी मैं डेट जान के क्या मेरे को मतलब, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में अपनी शो कर पाऊंगा भाई?
और वो भी कोई ऐसी डेट हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर कुछ इन्वॉल्व हो या स्टेट के सीएम इन्वॉल्व हो, कुछ बड़ा इवेंट हो, तो पढ़ना भी है, हमें पढ़ना चाहिए वो चीज़। बट इसमें क्या क्यों पढ़े भाई? और हमारे स्टेट पीसीएस का एग्जाम तमिलनाडु के बारे में या उसके बारे में, तो ये कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके बनाई गई है स्टेटमेंट, तो दोनों सही है। अब ये देखिए, ये जो मैचिंग वाले बच्चे कह रहे थे कि स्कीम्स वगैरह बहुत सारी पूछ ली, इसमें आपको ये जज करना था कि 2014 के बाद जो स्कीम है ना वो लेटेस्ट होंगी, है ना। और अगर 2014 के बाद करवा रहे हैं, तो जो सबसे पहली स्कीम एकदम प्राइम मिनिस्टर जब चुनाव जीते जीते थे, तो उससे सबसे पहली स्कीम स्वच्छ भारत सबसे पहले लॉन्च कर दिया था उन्होंने, ठीक है, अक्टूबर में। तो वो जो आपको इतना बेसिक कॉमन सेंस है ना, उससे एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे सी स्वच्छ भारत जो है ना, सी का 2 मिलाइए आप, सी का 2 एक ही में है, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे और भी क्वेश्चन है इसमें, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई इंडेक्स, इसके इंडिकेटर पता ही होने चाहिए भाई। और नहीं पता है तो इतना तो पता होगा ना, एचडीआई कब से आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो एनवायरमेंट का फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए, वही क्रोनोलॉजी वाला, मैंने बोला ना कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जी ने फर्स्ट स्कीम जो स्वच्छ भारत है वो लॉन्च की, तो पहली स्कीम क्रोनोलॉजी में सबसे पहले 1 2 3 4, एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 सबसे पहले है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। मालथस ने ये किया। अब देखिए, ये तो हमें पता था कि उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी और फूड प्रोडक्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगी। मालथस की जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक बार देख लेना यार, प्रीवियस ईयर वाली ना, पूछते रहते हैं ये हर पेपर में। लेकिन हमें ये तो पता है, बचपन में पढ़ा है हमने एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन के आगे क्या आएगा? जीपी एपी। पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी ज्योमेट्रिक मतलब बहुत तेजी से, और अर्थमेटिक मतलब थोड़ा लीनियर वे में बढ़ेगी, तो वो फूड प्रोडक्शन, तो एपीजीपी से आपका आंसर आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या फिस्कल पॉलिसी ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन से क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि दो तरह से बढ़ता है, या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई घट जाए। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको काटने के लिए क्या तरीका होता है? टैक्स को कम कर दो ताकि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाए, और टैक्स को कम नहीं कर सकते तो सब्सिडी दे दो ताकि वो चीज सस्ते दामों में मिल जाए। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन फिट बैठेगा। 96 क्वेश्चन जो है आपका, 96 क्वेश्चन में अटल पेंशन योजना का बेसिक भी पता है ना आपको, कंट्रीब्यूटरी स्कीम है भाई, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी, तो आराम से डी से 1 मैच करा के आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं पता है तो श्रम योगी मानधन, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन देनी है, तो उसमें एक बेसिक है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दे रहे हैं तो हर वर्कर को मिनिमम तो मिल ही जाए, है ना। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, रिक्शा पुलर वगैरह या इधर उधर जो छोटी मोटी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको एक बेसिक मिनिमम तो मिल ही जाए। अगर उनकी चॉइस पे छोड़ दिया जाएगा तो किसी किसी को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो बेसिक मिनिमम 3,000 तो मिल ही जाए। तो उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन उनका होगा वो ऐसा किया जाएगा कि वो एक रेंज के बीच में, मतलब एक जल्दी जो कर देगा, जल्दी उम्र में जो सब्सक्राइब कर लेगा उसको कम पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 55 रुपए, जो लेट करेगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। उसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना क्या थी भाई? एक्सीडेंटल वाली थी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसमें कॉर्पस जो भी पैसा आपने दिया वो वापस नहीं मिलेगा आपको। जीवन ज्योति बीमा योजना में मिल जाएगा जो उसकी डेट खत्म हो जाएगी, तो उसमें पर ईयर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। जब भी कोई चीज पढ़े तो ये सारे लॉजिक दिमाग में रख के पढ़े, है ना, चीजें याद रहती हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना याद हो, लॉजिक तो याद रहेगा, उससे ये आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। दूसरी ये स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया है, दूसरी वाली उसको बता रही है कि हाँ ये नहीं है, तो बहुत सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्री। एसडीजी गोल 4 सिंपल। इस एसडीजी को सबको याद करने का तरीका, एक स्टोरी बनाइए। पॉवर्टी नहीं चाहिए, हंगर नहीं चाहिए। बच्चा जैसे क्या होता है, ऐसे सोचिए बच्चा पैदा हो रहा है, छोटा बच्चा जो है पैदा हुआ, गरीबी में पैदा ना हो और भुखमरी ना हो उसको, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले तो हेल्दी बच्चा बने। उसके बाद क्या हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ खराब ना हो बचपन में, और फिर वो अच्छा बच्चा जब हेल्दी हो जाएगा वो रहेगा, तो फिर क्या, उसे अच्छी एजुकेशन मिले। तो ऐसे एक चाइल्ड को लेके चलिए, अच्छी एजुकेशन 4th में। फिर 5th वाले में आप आ जाएंगे तो जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा। तो जेंडर इक्वलिटी मतलब वो बच्चा चाहे बेबी जो है वो या बॉय हो या गर्ल हो, बराबरी होनी चाहिए। तो ऐसे करके स्टोरी बना के याद करेंगे तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो एजुकेशन वाला है ये 4th गोल, एजुकेशन जहां शब्द यूज हुआ है, स्कूल हुआ है, वही आंसर है इनके दो, है ना, बाकी नहीं है। 99th क्वेश्चन, आर्टिकल 19 में ये डिलीट कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी, पता होना चाहिए आपको, बहुत बेसिक चीज है, तो वहां से नॉट आ जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेम पर्सन फंक्शन नहीं कर सकता गवर्नर की जगह। अरे क्यों नहीं कर सकता भाई? एक एक स्टेट के दो गवर्नर रहे हैं कई बार, ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है, ये आपको पता है, इससे आप हटाओगे
तो दूसरा जो आर्टिकल अगर नहीं भी पता हो तो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। अगले के 50 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन देख लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।